हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढिंगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर को फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट के साथ और डेफिनेटली आपको चैप्टर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी क्या शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि एक शहर है पेरिस। पेरिस में एक अफवाह फैल गई। पेरिस में एक ना र्यूमर फैली कि जो वहाँ का राजा है, उस राजा का नाम था लुइस 16, कि लुइस 16 वहाँ के लोगों के ऊपर अटैक करवाएगा। ठीक है। तो जब ऐसी र्यूमर फैली तो इतने सारे लोग, लगभग 7,000 लोग, वहाँ पे एक जगह थी टाउन हॉल, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और प्लानिंग करने लगे कि राजा अगर हमें मारेगा तो राजा के मारने के लिए बचाव तो करना पड़ेगा। तो उसके बचाव करने के लिए हमें हथियार चाहिए। तो हमें जो इतना एम्यूनिशन चाहिए, हथियार चाहिए, तो कहाँ से लेके आएँ। तो वहाँ पे एक किला था, एक फोर्ट था, उसमें राजा जो है कैदियों को रखता था, जो प्रिजनर्स थे उनको रखता था। उसका नाम था बेस्टाइल फोर्ट। तो ये 7,000 लोगों ने अटैक किया बेस्टाइल फोर्ट पे, और अटैक करने के बाद वहाँ पे जो भी हथियार थे, थोड़े बहुत प्रेजेंट थे, उन्होंने लूट लिए। ठीक है। अब वहाँ से हथियारों के साथ साथ उन्होंने कुछ कीमती चीज़ें जो राजा की थी वो भी लूट ली और जा कर के बाजार में बेच के उससे पैसे वूसे कमा लिए। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये सब तो चल ही रहा था। ठीक है। इससे पहले क्या हो रखा था कि जो लोग थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और जो ये महंगाई थी ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लोग स्ट्राइक करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। तो इसी प्रोसेस में बाद में जा कर के राजा मर जाएगा। ठीक है। राजा मर जाएगा। आप कहोगे ये क्या हो गया? अभी आपको बताएंगे कि कैसे हुआ ये सब कुछ। ये कैसे हुआ, उन्होंने अटैक किया, राजा के पास क्यों गए, फिर राजा के कारण महंगाई बढ़ी और राजा बाद में मारा गया। ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि फ्रांस में इस सबसे पहले हो क्या रहा था, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड के लिए मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ो। बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं बताता हूँ फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। अब जो फ्रांस का राजा था उसका नाम था लुइस 16, और ये 1774 में राजा बना था। और ये जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? बर्बन। बिस्किट भी आते हैं बर्बन के, आपने खाए होंगे, ऋतिक रोशन भी ऐड करता है उसकी ना। तो बर्बन किंग था ये। और जब ये राजा बना तो ये ओनली 20 ईयर्स का था, 20 साल का था। और जो इसकी वाइफ थी, फ्रांस के साथ ही कंट्री है ऑस्ट्रिया, वहाँ की थी, मैरी एंटनी। ठीक है। तो इससे इसकी शादी हो गई। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब ये राजा बना, ठीक है, तो अमेरिका में ब्रिटेन, देखो फ्रांस की और ब्रिटेन की कभी बनती नहीं है। ठीक है, कभी नहीं बनती थी। इंडिया में आए तो इंडिया में भी लड़े। अब अमेरिका में ना 13 कॉलोनीज थी, 13 एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ब्रिटेन रूल कर रहा था। ठीक है। तो ब्रिटेन रूल कर रहा है तो फ्रांस चिढ़ जाएगा। तो फ्रांस चाहता था कि वहाँ से अमेरिका अमेरिका में उन 13 कॉलोनी से ब्रिटेन को बाहर निकाल दें। ठीक है। तो फ्रांस जो है ना वहाँ पे हेल्प कर रहा है। अमेरिका ने हेल्प नहीं मांगी है, फिर भी हेल्प कर रहा है बिना बात के, क्योंकि दुश्मन को वहाँ से निकालना है अपने। तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना। यूरोप और अमेरिका दूर दूर है, वहाँ से शिप जाएंगे, लोग जाएंगे, राजा का पैसा खर्च होगा। तो राजा बिना बात के पैसा खर्च रहा है। और इस राजा के आने से पहले भी जो राजा थे ना, वो बिना बात के पैसा खर्चते रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट थे, बहुत खर्चीले थे। ठीक है। तो पैसा खर्चते जा रहे हैं। देखो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस कराने के लिए खर्चा किया। ठीक है। इकोनॉमी डाउन आ गई, कर्ज लेना पड़ा। कितना? 1 बिलियन लिवर का, ये वहां की उस टाइम पे करेंसी होती थी, ल्यूर लिवर कुछ भी। और 2 बिलियन लिवर का पहले ही कर्ज पहले से ही था। मतलब अभी 3 बिलियन का उसके ऊपर डेट आ गया राजा के ऊपर। राजा को उसका ब्याज भी देना है। ठीक है। उसके अलावा राजा के अपना जो महल है उसका भी खर्चा है, अपनी आर्मी है उसका भी खर्चा है। मतलब राजा के पास खर्चा इतना ज़्यादा है ना कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। उसका जो खजाना है ना, जो कि टैक्स से आता है, वो खाली हो गया। तो राजा का जब खजाना खाली हो जाएगा तो राजा को तो पैसे चाहिए। तो राजा क्या प्लान करेगा कि मुझे पैसे और चाहिए। अब राजा थोड़ी खेती करने जाएगा, राजा थोड़ी मजदूरी करेगा। और राजा क्या करेगा? राजा प्लान करेगा कि टैक्स बढ़ा देता हूँ लोगों के ऊपर, लोगों से ही तो टैक्स लेना मैंने, लोग टैक्स और दे देंगे, मेरे पास ज़्यादा आ जाएगा, मेरा खर्चा चलता रहेगा। तो राजा ने ना टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग कर ली। ठीक है। ओके। अब राजा जब टैक्स प्लान की प्लानिंग बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, उससे पहले हम देखते हैं कि टैक्स देता कौन था।
तो वो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। 3 एस्टेट थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी होते थे जो फादर होते हैं, जो पादरी होते हैं ना, फादर, प्रीस्ट, ये, और जो भी चर्च में काम करते थे उन सबको क्लर्जी बोलते थे, पंडित जैसे हम बोलते थे ना। अच्छा, सेकंड होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी राजा खुद और राजा के रिश्तेदार। थर्ड में आते थे इसके अलावा जो भी बच गए, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो छोटा बिजनेसमैन है, वो मजदूर है, वो किसान है, जो भी है, दुकानदार है, टीचर है, लॉयर है, जो भी होता होगा वो थर्ड एस्टेट में आता था। अब राजा क्या करता था, राजा खुद तो टैक्स देगा नहीं, तो खुद का टैक्स तो कैंसिल, टैक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लर्जी है राजा उनसे टैक्स लेता नहीं, तो जो क्लर्जी है उनसे टैक्स लेता नहीं, खुद टैक्स देगा नहीं, तो टैक्स कौन देगा? ये थर्ड एस्टेट के लोग ही थे जो टैक्स देते थे। और राजा क्या प्लानिंग कर रहा है कि टैक्स मैं बढ़ा दूं, तो टैक्स बढ़ाने का खर्चा किसके ऊपर बोझ बनेगा? वो थर्ड एस्टेट के ऊपर बोझ बनने वाला था, ठीक है। तो राजा ने प्लानिंग कर ली कि मैं ऐसा करूंगा। अब फ्रांस के अंदर था क्या, फ्रांस के अंदर जो थे ना 90% पीजेंट थे, जो 90 पीजेंट मतलब जो छोटे छोटे किसान थे, ठीक है। 90% पीजेंट के पास पूरे फ्रांस की ओनली 40% लैंड थी। और ये पीजेंट भी जिनके पास लैंड थी ना, ये अमीर किसान थे। कुछ किसान तो ऐसे थे जिनके पास ज़मीन थी नहीं। यानी कि 60% जो ज़मीन थी फ्रांस की, वो 10% लोगों के पास थी। और वो 10% लोग कौन थे? क्लर्जी और नोबल। मतलब 10% लोग ये, और ज़मीन है इतनी ज़्यादा 60%, और 90% के पास ज़मीन है ओनली 40%, ठीक है। तो देख रहे हो फ्रेंच की सोसाइटी में क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, राजा का बेटा तो राजा ही बनने वाला था, ठीक है। और जो क्लर्जी थे, जो फादर वगैरह वो करते थे, जो चर्च में काम करते थे, उनके बच्चे भी आगे फादर या वही प्रीस्ट वगैरह बन जाते थे। तो इनको राइट्स कैसे थे? बाय बर्थ थे, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्लर्जी का बेटा जो क्लर्जी बनेगा। तो इनको बाय बर्थ राइट दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, और जो थर्ड एस्टेट है वो बेचारी पीसी जा रही है, टैक्स देती जा रही है। अब टैक्स देखो, एक टैक्स था टीथ, एक था टेल। टीथ कौन सा टैक्स था? ये चर्च लेती थी टैक्स। जो भी किसान जो भी प्रोड्यूस करेगा उसका 1/10 उसको देना पड़ेगा। 100 रुपये का है तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। टेल क्या था? ये डायरेक्ट टैक्स था जो लोग देते थे सीधा सीधा राजा को। अच्छा, अब हुआ क्या, 1715 की अगर बात करें तो 23 मिलियन या 23 करोड़ पॉपुलेशन थी फ्रांस की। और वो बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 2.3 करोड़ थी, और वो बढ़ते बढ़ते 1775 में 2.8 करोड़ हो गई। पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पर लोगों ने जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ नहीं किया। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, खाने की चीज़ें तो बढ़ी नहीं, लोग बढ़ गए, तो भूखमरी आएगी ना भाई, पैसे नहीं होंगे। तो प्रोडक्शन फिक्स था, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, भूखमरी भी बढ़ गई। अब जब भूखमरी बढ़ गई तो लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं वो भी नहीं थी। इस चीज़ को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब बेसिक जो मेन जो चीज़ें हैं उनका ही मतलब क्या कहते हैं अभाव हो जाए, मिले ही नहीं, तो उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी क्राइसिस, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहे थे। तो जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो पीपल क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। बट वो स्ट्राइक फेल हो जाएंगी क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब सोसाइटी में कुछ लोग जो फिलोसफर होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बर्थ होता है, जैसे कि जॉन लॉकी, जे रोसू और मोंटेस्क्यू। अब ये क्या करते हैं, ये ना अपनी बुक्स लिखते हैं सोसाइटी में। ये बुक्स लिखते हैं और उन बुक्स में क्या लिखते हैं कि ये जो बाय बर्थ राइट दिए जा रहे हैं ना क्लर्जी के और राजा के, ये ठीक नहीं है। तो ये इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, एजुकेट होते हैं, और एक नई क्लास का जन्म होता है, नए लोगों का जन्म होता है, उसको बोलते हैं मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास थोड़े बहुत पढ़े लिखे, थोड़े बहुत पैसे वाले। तो मिडिल क्लास की सोच क्या थी कि बाय बर्थ राइट मिलना गलत है, ठीक है। सो इससे मिडिल क्लास का जन्म हुआ, तो वो सोचते थे बाय बर्थ जो राइट है वो गलत है। तो अब इनकी बुक्स देख लो, कुछ कुछ थी। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉकी ने लिखी थी, और ये क्या कहता था, बर्थ राइट नहीं होने चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द लीडर्स। रूसू क्या कहता है? रूसू कहता है कि जो सरकार होती है ना वो लोगों से, और जो लोगों के राजा हैं उन दोनों के बीच की चीज़ होती है। दोनों को मिलकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं राजा अपनी बातें थोपता रहे और या फिर लोग राजा के अगेंस्ट खड़े रहे, ऐसा नहीं, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। तीसरे बंदे थे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉ। वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो 3 पार्ट में बटी होनी चाहिए। कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मतलब कुछ लोग रूल बनाएं, कुछ लोग उसको चेक करें कि रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो जुडिशरी वाले उसको चेक करें।